हेलो नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। हमारे बीच हैं आदित्य दुबे जी और बात करेंगे इनसे क्योंकि ये भी एक स्टूडेंट हैं। इनसे बात करेंगे कि नीट का जो अभी एक बहुत ज़्यादा इसका आवाज़ उठा था, नीट का जो पेपर लीक हुआ था। इस मुद्दे पे हम आज चर्चा करेंगे आदित्य जी से। तो सबसे पहले आप आपको आदित्य जी हमारे देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और नीट के इशू पे आप लोग बातचीत करने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कई सारे मीडिया जो है, मीडिया चैनल्स तो आजकल जो असली इशूज़ हैं उसके बारे में दिखाता ही नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप इस तरह के इशूज़ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी देश में एक नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और जो है इस पर जो है इतना माहौल अभी गर्म है कि स्टूडेंट का जो है मनोबल जो है गिरने लगा है दिन पे दिन। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है मैं खुद अभी भी स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता हूँ और वकालत की पढ़ाई जस्ट अभी मैंने कंप्लीट की है। मैं एक्टिविज़म भी मैंने काफ़ी किया है, अभी भी मैं एक्टिविज़म कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो अभी वो नीट की बात अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी नीट में कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, कई सारे एरर्स उसमें आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो 1550 स्टूडेंट्स के आसपास उनको जो है दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ 1550 स्टूडेंट्स की नहीं है। आप ये देखिए कि जितने भी मेरे सारे मित्र रहे हैं जो कभी ना कभी नीट की तैयारी कर रहे होंगे या मेडिकल एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे होंगे, वो 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और उसके बाद उनका अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसके बाद इस तरह का जो है एक माहौल बनता है जहाँ पे ये पता चलता है कि सरकार जो है वो ठीक तरीके से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रही। इस बार नीट को जो है एनटीए ने कंडक्ट कराया और आप देखिए कि 720 नंबर टोटल होता है राजेश जी। उसमें 720 में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप ये सुनेंगे कि किसी 3-4 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आ गया, तो फिर समझ में आता है कि चलिए 3-4 स्टूडेंट 14 लाख में 14 लाख कैंडिडेट्स में 3-4 लोगों को 720 में 720 आ सकता है। 67 स्टूडेंट्स को 720 में 720 नंबर आ जाता है। तो वहीं से समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो फ़ेयर तरीके से नहीं हुआ है। और जब फ़ेयर तरीके से नहीं हुआ, एनटीए फ़ेयर तरीके से नहीं करा पाई, तो मुझे लगता है कि सरकार की इसमें ज़िम्मेवारी तय होनी चाहिए। और सरकार, जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सरकार को जो है वो एफ़िडेविट के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे इस एग्ज़ाम को कराने में जो है त्रुटियां रही हैं या इसमें प्रॉब्लम रहा है, पूरे एग्जाम में प्रॉब्लम रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बननी चाहिए। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा बने, जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं उनके अध्यक्षता उनकी कमेटी में बने, या फिर अगर सीबीआई से जांच कराना है तो सीबीआई से जांच कराइए। आप ये सोचिए कि 14 लाख कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो सरकार जो है वो अंधेरे में डाल रही है। मतलब 67 स्टूडेंट्स को अगर एक नंबर आ जाता है और उसके बाद सरकार एनटीए आके कहता है कि हम लोग ग्रेस मार्किंग दिए हैं और कई सारे मार्क्स ऐसे दिए गए हैं जो कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता है। मतलब टेक्निकली आप देखें तो जो मतलब जो माइनस जो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो आ ही नहीं सकते हैं, तो वो भी मार्क्स स्टूडेंट्स को, छात्रों को दे दिया है। कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का एक इक्विवेलेंट मार्क्स आ गया है। इससे समझ में आता है कि एग्ज़ाम जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ, उसमें 14 लाख कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जांच जो है वो इस पूरे एग्ज़ाम का होना चाहिए, क्योंकि 14 लाख लोगों या स्टूडेंट्स की भविष्य की बात है। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जांच, चाहे वो आप किसी से भी करवाएं, चाहे आप सीबीआई जांच करवाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहे तो ये चीज़ कर सकता है कि एक जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट की जो भी किसी के भी अंडरशिप में, लीडरशिप में उसको कराया जा सकता है और वो कराना चाहिए। जिस प्रकार ये तो नीट का बात रही, लेकिन आए दिन ऐसे देखने कई बार ऐसे मुद्दा उठा है हमारे देश में जो कि कई प्रकार के जो है एग्ज़ाम्स का जो पेपर लीक होता है। आखिर ये जो प्रक्रिया चलती रहेगी तो फिर ये जो युवा 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं उसका भविष्य कैसा रहेगा फिर? नहीं, आप देख लीजिए पिछले 10-12 सालों में ख़ास तौर पे इस देश में रहा है कि कोई भी सरकारी अगर परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है या कोई भी सरकारी परीक्षा के बारे में सरकार घोषणा करती है तो उसको समय या चरणबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर पाती है। चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी देख लें, चाहे आप डिफेंस सर्विसेज की बात कर लें, चाहे आप एसएससी की बात कर लें, चाहे आप स्टेट में जितने भी राष्ट्र, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, जितने भी स्टेट सर्विसेज के रिक्रूटमेंट की बात अगर आप देख लें, ये सारे रिक्रूटमेंट्स की अगर आप बात करें तो अगर मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आता है तो उसका रिक्रूटमेंट हो सकता है कि 5 साल 7 साल के बाद हो। तो मान लीजिए आज का कोई युवा आज एग्ज़ाम दे रहा है, उसका उम्र 22 साल है, तो हो सकता है कि 27 साल या 28 साल में उसको पता चलेगा कि नौकरी उसको लगेगी कि नहीं। तो ये 5 साल का जो स्ट्रगल है उसके जीवन में, ये 5 साल वो अपने जीवन में कैसे
चीज़ों को डील करेगा। उसके घर परिवार में, आस पड़ोस में लोग उससे पूछेंगे कि तुमने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम का हुआ क्या, तुम इतने साल से जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसमें हुआ क्या, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जो है, लोग हमारे देश में जो NCRB जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कहता है कि अब हमारे देश में लोग जो हैं बेरोजगारी के कारण जो है सुसाइड करने लगे। पहले जो होता था मर्डर होता था या बाकी क्राइम्स होते थे, लेकिन देश में आप सोचिए कि युवा जो है इतना हताश हो चुका है इस सरकार से, इन सरकारों से इतना त्रस्त हो चुका है कि उनको अब भरोसा ही नहीं है सरकारी एजेंसी में कि वो चरणबद्ध तरीके से या टाइम बाउंड तरीके से एग्ज़ाम फेयर तरीके से करा पाएंगे। इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, सड़क पे लाठी खाते हैं, और लाठी खाने के बाद फिर उन पे FIR हो जाता है, फिर वो जेल चले जाते हैं। उसके बाद भी उनको लगता है कि शायद सरकार जो है विजिलेंट हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। इसीलिए हमें लगता है कि आप सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, इस पे हमने कई बार मांग भी किया है कि उस देश में, हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए, और वो कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट जो आप सरकार लेके आ रही है, सरकार खुद कहती है कि हम कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट 6 महीने में पूरा कर सकते हैं, हम 3 महीने का बफर टाइम दिए हैं तो आप 9 महीने ले लीजिए। तो कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट, ये आप कानून बनाइए कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट को आप 9 महीने में पूरा कर देंगे, नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक। अगर ये कानून नहीं बनेगा तो हमारे देश में किसी भी युवा के साथ जस्टिस नहीं होगा। ये कानून बनना चाहिए, और हमको लगता है कि पूरे देश में युवाओं को एक साथ जो है इसकी मांग करनी चाहिए। और पेपर लीक के बारे में, जो आए दिन पेपर लीक होता है, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक कानून भी बनाया है अभी हाल फिलहाल में पेपर लीक को लेके, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पेपर लीक जो है वो हमेशा जो है वो माफियाओं का एक पूरा लिंक होता है सरकारी एजेंसियों से, एक गैंग होता है जिसके अंडर में ये देखरेख में सारा काम होता है। बिल्कुल। तो पेपर लीक और ये जो 9 महीने वाला जो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट के लिए कानून बनाना चाहिए कि कोई भी सरकारी एग्ज़ाम जो सरकार नोटिफिकेशन लेके आ रही है, वो नोटिफिकेशन से लेके उसका जो रिक्रूटमेंट है उसको आपको 9 महीने में पूरा कर देना चाहिए। ये आप कानून बना दीजिए। देखिए सारी सरकारें 9 महीने में सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर तरीके से होना लगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर 5 साल में लोकसभा चुनाव और हर 5 साल में विधानसभा चुनाव, आप हमेशा सुनते होंगे कि सरकार के पास पैसा होता है, सरकार अच्छे तरीके से चुनाव करा देती है। तो जब हम सांसद विधायक हर 5 साल में चुन सकते हैं, तो कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट हम 9 महीने में क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? जब सरकार अपने लिए, अपने आप को चुनने के लिए 5 साल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव करा सकती है, तो जो युवा है, जो हमारे देश का जो युवा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का पॉपुलेशन इस देश में है, तो क्यों नहीं ये सरकार जो है युवाओं के लिए 9 महीने में ऐसा कोई कानून लेके आती है कि नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक हम सारी प्रक्रिया 9 महीने में पूरा कर देंगे। उसको आप कानून बना दीजिए, खत्म कहानी। लोकसभा में और राज्यसभा में पास करा के उसको कानून बना दीजिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारे देश में या किसी के भी देश में युवाओं के लिए या कोई भी देश जब विकास की ओर जाए तो उसके लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। अगर ये 3 चीज़ें देखा जाए तो खासकर हमारे देश में इस 3 चीज़ों पे काफ़ी जो है कम स्तर इसका देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस देश में नारा जो है हर युवाओं का, हर व्यक्ति का इस देश में नारा पढ़ाई, कमाई, दवाई होना चाहिए, और कोई नारा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई, एजुकेशन, कमाई, एम्प्लॉयमेंट, और कमाई, दवाई जो हो गया आपका हेल्थ केयर। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई मतलब आप एजुकेशन पे काम करिए, हेल्थ केयर पे काम करिए, और आप हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे काम करिए, और इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, पढ़ाई, कमाई, दवाई पे काम करेंगे, तो एक इंडिविजुअल का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। और अगर एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा, अगर हम एक व्यक्ति के तौर पे ग्रो करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर समाज ग्रो करेगा, और समाज और सोसाइटी अगर ग्रो करेगा तो एक देश जो है वो एक व्यापक तौर पे ग्रो करेगा। तो हमारा भारत भी निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई हमारा नारा होना चाहिए, और कोई भी नारा अभी आने वाले 10 साल, 15 साल में भारत जैसे प्रगतिशील देश में कोई दूसरा नारा काम नहीं करेगा। सिर्फ पढ़ाई, कमाई, दवाई ही काम कर सकता है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये नारे को लेकर युवाओं को आगे बढ़ना होगा, और सरकार से ये मांग करनी होगी कि हमें जो है अब जो है बख्श दो। इतने दिन हम लोगों को जो है काफ़ी रोज़गार नहीं मिला। 10-12 सालों में जो शिक्षा का स्तर या बेरोज़गारी का जो स्तर गिरा है, या फिर कहा जाए तो हेल्थ का जो स्तर गिरा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। और ये जो इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस पर मंथन करनी चाहिए, और ख़ासकर जो है युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।